नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की। टॉपिक का नाम है डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। आपके चैप्टर नंबर 6 क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर का ये सेकंड वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने बैकग्राउंड टू इमरजेंसी पढ़ा था, यानी हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि किन इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से या किन पॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से हमारे देश में इमरजेंसी की सिचुएशन पैदा हो गई। हालांकि इमरजेंसी की सिचुएशन कहना अपने आप में बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, क्योंकि ऐसी भी कोई सिचुएशन हम लोग नहीं कह सकते। डेमोक्रेसी के अंदर प्रोटेस्ट होते हैं, गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट में प्रोसेशंस निकाले जाते हैं, स्ट्राइक्स होती हैं, बहुत कुछ होता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट का जो डिसीजन है कि हमने इमरजेंसी लगानी है, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल डिसीजन हो सकता है। और भारत के केस में ये ऐसा ही साबित हुआ था। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, लेकिन अगर अच्छी नीयत के साथ पार्टीज काम करें, लोग काम करें, पॉलिटिकल लोग काम करें, और हमारी जो होने वाली ऑपोजिशन पार्टीज हैं या रूलिंग पार्टीज है वो काम करें, तो अंततः सब कुछ ठीक हो जाता है। हालांकि ये बात भी सच है कि इमरजेंसी के दौरान बहुत लोगों पे बहुत अत्याचार हुआ था, जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती है। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं, अपने अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसको डिस्कस करते हैं कि इमरजेंसी का जब डिक्लेरेशन हुआ उसके बाद हिंदुस्तान में क्या क्या हुआ। यहाँ पर एक फोटो मैंने लगाई है, एक कार्टून आपकी बुक का। इस पे जो इसके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट शो होता है। ये कार्टून अपने आप में सब कुछ कह रहा है। ये कार्टून कब का है? 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को बोला कि आप मैडम, आपका जो इलेक्शन है वो इनवैलिडेट हो चुका है। अब से आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, और बहुत कम समय है आपके लिए प्रधानमंत्री बने रहने का। आप प्रधानमंत्री की कुर्सी भी आपसे जा सकती है अगर आप जल्दी से जल्दी दोबारा चुनाव में जीत कर दोबारा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनते हैं। मैडम ने इमीडिएटली केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक आपकी अपील के ऊपर फैसला नहीं होता तब तक आप प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं। माना जाता है कि वो तारीख थी 24 जून 1975, और इस दिन बहुत सारी जनता, बहुत सारे लोग इंदिरा गांधी को सपोर्ट करने के लिए उनके घर के बाहर आ गए। तो कहीं ना कहीं ये वही एक पिक्चराइजेशन है जहां पर एक कंडीशनल स्टे ऑर्डर होता है इंदिरा गांधी के लिए। ये अपनी राजगद्दी पर, अपनी कुर्सी पर बैठी हुई हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी हुई हैं। और ये सारे लोग, ये सारी जनता, जो एक्चुअली में शायद किराए की जनता थी, बुलाई हुई जनता थी। बहुत सारे ये जनता जो है रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी, बिहार और गुजरात के मूवमेंट्स जो चल रहे थे उसको रिप्रेजेंट नहीं करती। लेकिन ये जनता क्या कह रही थी कि आप कुर्सी पर बने रहिए मैडम, आप कुर्सी पर बने रहिए। और ये उनको सपोर्ट कर रही थी, और आप इनके कपड़े देखकर ये जान सकते हैं कि इस जनता में ज्यादातर लोग कांग्रेस के नेता थे, जो मैडम को कह रहे थे नहीं नहीं मैडम आपको तो बने रहना है। और ये इस इन लोगों को देखकर ये बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, और इनको ये लगा कि ये जनता मुझे सपोर्ट कर रही है। लेकिन एक्चुअली में ये जो जनता है, ये पूरे हिंदुस्तान की जनता को ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी। और यहीं से सारी प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाती है। और मैडम को लगता है कि इसका मतलब मैं जो कर रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है, और मैडम आगे चलकर इमरजेंसी जो है वो इम्प्लीमेंट कर देती है। तो ये पूरी की पूरी सिचुएशन है इस फोटो के अंदर जो डिफाइंड है। आइए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी 12 जून 1975 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस थे। इन्होंने इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन है उसको इनवैलिडेट कर दिया। यानी कि मैडम को कहा कि आप अब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। इंदिरा गांधी के खिलाफ केस फाइल किया था राज नारायण, एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर थे। राज नारायण ने केस फाइल किया था। राज नारायण जी का ये कहना था कि इंदिरा गांधी
प्रधानमंत्री बने हुए जो सुविधाएं उनको मिली थी, जो सरकारी खर्चे पर उनको जो गाड़ियां मिली हुई थी, उनको जो सर्विसेज मिली हुई थी, उनको जो पुलिस मिली हुई थी, उनको जो प्रशासन मिला हुआ था, उस प्रशासन को यूटिलाइज करते हुए, यूज करते हुए इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा है। तो इसीलिए, क्योंकि ये तो इलीगल बात है, आप अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर सकते, तो इसीलिए इस चुनाव को कैंसिल किया जाना चाहिए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी बात को मान लिया और इनके इलेक्शन को इनवैलिडेट कर दिया। मिस यूजिंग सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट, चार्जेस क्या लगे? मिस यूजिंग सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट। अब आपने एक मूवी देखी होगी, नायक मूवी, जिसके अंदर एक दिन का चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। उसी तरीके से भारत में, मतलब भारत में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भारत का संविधान ये कहता है कि वैसे तो प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी है, पर एक रिलैक्सेशन इसमें दे रखा है। कितने समय का? 6 मंथ्स का, यानी 6 महीने के लिए इस देश का कोई भी नागरिक, इस देश का कोई भी नागरिक, कोई भी मंत्री, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कुछ भी बन सकता है, केवल 6 महीने के लिए। 6 महीने के अंदर अंदर उसे, अगर वो चीफ मिनिस्टर है तो उसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनना होगा, यानी उसको विधायक बनना होगा। और अगर वो प्रधानमंत्री है तो उसे सांसद बनना होगा, यानी एमपी बनना होगा। तो मैडम की एमपी वाली कुर्सी गई थी, पीएम वाली कुर्सी नहीं गई थी। तो कोर्ट ने उनको बोला कि मैडम, आप पीएम बनी रह सकती हैं, आप प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं, लेकिन आप अभी से, मेरे जजमेंट के बाद से, अब आप एमपी नहीं हैं। तो उनको, शी नीडेड टू बी री इलेक्टेड टू कंटिन्यू एज प्राइम मिनिस्टर आफ्टर 6 महीने के अंदर चुनाव करवा के दोबारा जीत कर आइए। मैडम ने केस फाइल किया, अपील फाइल करी, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप अपील फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। मैडम ने अपील फाइल करी और 24 जून को उस अपील का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैडम, अभी तो टाइम नहीं है आपकी बातें सुनने का, ये देखने का कि हाँ हाई कोर्ट का फैसला सही था गलत था, बहुत लंबा समय लगेगा उसके अंदर, कागज पत्र पढ़ने के अंदर, लेकिन हाँ, हम आपको एक रियायत दे सकते हैं। 6 महीने का जो समय आपको मिला है ना, 6 महीने का समय, हम इस समय को एक्सटेंड कर देते हैं। हम ये कहेंगे कि जब तक हम आपकी अपील के ऊपर फैसला नहीं लेते, जब तक आपकी अपील के ऊपर हम लोग फैसला नहीं लेते, तक भी आप प्रधानमंत्री बने रह सकते हो। 6 मंथ्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है अपील का डिसीजन होने में साल लग जाए, 2 साल लग जाए, आपकी टर्म वैसे ही खत्म हो जाए। वैसे भी भारत के अंदर, कोर्ट्स के अंदर मामले दशकों दशक चलते रहते हैं, कोई उनका फैसला आता नहीं है। तो ये भी एक तरह से जीत ही मानी जा सकती है इंदिरा गांधी की, इसको भी आप जीत ही मान सकते हो। लेकिन उनकी हार की एक सबसे बड़ी, मतलब अगर इसको जीत माना जा सकता है, तो इंदिरा गांधी को प्रॉब्लम कहां से हुई? प्रॉब्लम इस बात से हुई कि हाई कोर्ट के सभी फैसलों को रद्द नहीं किया गया। एक चीज इंदिरा गांधी को बोली गई, वो ये कि मैडम, आप लोकसभा में नहीं जा सकती, आप प्रधानमंत्री रह सकती हैं, बट आप लोकसभा नहीं जा सकती। भारत का प्रधानमंत्री अगर लोकसभा ही नहीं जा सकता, तो वो प्रधानमंत्री किस चीज का? अगर प्रिंसिपल कॉलेज ही नहीं जा सकता, तो फिर वो प्रिंसिपल किस बात का? घर बैठे हुए क्या पावर, घर बैठे हुए क्या बात? पार्लियामेंट के अंदर जब डिबेट होगी, तो क्या बोलेगा ऑपोजिशन? अरे, तुम्हारा प्रधानमंत्री तो घर बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री का जवाब चाहिए था पर वो तो आ ही नहीं सकता। ये तो बड़े मजाक वाली बात हो जाती है। ऑपोजिशन इस चीज को यूज कर सकता था। तो इसीलिए जीता हुआ केस भी हम लोग हारा मान सकते हैं, बिकॉज दे बार्ड हर फ्रॉम प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा। उन्हें लोकसभा में एंट्री से बाहर कर दिया गया, मना कर दिया गया। तो यहाँ पर स्टेज सेट हो चुका था पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन का। यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका था, एक बहुत बड़ी लड़ाई का, एक जंग का। 24 जून को फैसला आता है, और 24 जून की रात, ऐसा माना जाता है कि 24 जून की रात इंदिरा गांधी सो नहीं पाई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं।
कई लोगों की किताबों में लिखा हुआ है कि इंदिरा गांधी परेशान हो चुकी थी, उसका मन कर रहा था कि वो रिजाइन कर दे। लेकिन तब बीच में एक ऐसे आदमी का नाम आता है, संजय गांधी, जो उनका बेटा था। आपकी बुक के अंदर संजय गांधी का जिक्र नहीं है, तो हम लोग ज्यादा उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। बट सच्चाई ये है कि इमरजेंसी के अंदर जितना हाथ इंदिरा गांधी का था, उससे कई गुना ज्यादा हाथ संजय गांधी का था, जो किसी पॉलिटिकल पोस्ट पर चाहे नहीं थे, लेकिन इमरजेंसी उनके ही दिमाग की उपज मानी जाती है। और इमरजेंसी के दौरान सारे बड़े फैसले जो हैं उन्होंने ही किए थे। और जो अभी आपने फ्रंट पहली स्लाइड में फोटोग्राफ देखी है, उसमें जो लोग इकट्ठे हुए हैं, जो नेता इकट्ठे हुए हैं इंदिरा गांधी को मनाने के लिए कि मैडम आप अपनी कुर्सी पर बने रहिए, उनको इकट्ठा करने के अंदर भी कहीं ना कहीं संजय गांधी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो एक पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन का एक माहौल तैयार हो गया था। ऑपोजिशन के सबसे बड़े नेता, उनका नाम था जेपी, मिस्टर जेपी। तो जेपी साहब जो हैं वो इसके मूड में थे। जेपी साहब ने रामलीला ग्राउंड के अंदर एक बहुत बड़ी भीड़ को बुलाया। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि किस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहे थे। एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर, जिन्होंने ओपनली डिमांड किया रेजिग्नेशन इंदिरा गांधी से। इंदिरा गांधी से ओपनली डिमांड किया गया रेजिग्नेशन, और उन्होंने नेशन वाइड सत्याग्रह की डिमांड की। उन्होंने कहा कि जब कोर्ट भी ये मान चुका है कि आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने नहीं रह सकते, तो आप जबरदस्ती इस कुर्सी पर क्यों बने रहना चाहते हो? आपसे देश नहीं संभल रहा है, आप डेमोक्रेटिक तरीके से देश को नहीं चला रहे हो, इसलिए आपको इमीडिएटली, तुरंत प्रभाव से आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। और ऐसा बोलते बोलते वो कुछ कदम आगे निकल गए, उन्होंने सत्याग्रह की डिमांड की। और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने की, जो सबसे बड़ी बात उन्होंने की, जो बेसिस बना इंदिरा गांधी के इमरजेंसी को लेकर आने के लिए, एक्चुअली में हम परेशान हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सामने वाले ने ऐसी कोई बात बोल दी जो मुझे सहारा मिल गया, और उस बात के बेसिस पर मैं इमरजेंसी ले आऊं या मैं कोई एक्शन ले लूं। जेपी ने उस मीटिंग के अंदर, रामलीला ग्राउंड के अंदर, एक बात बोल दी। उन्होंने कहा इस देश की जो आर्मी है, इस देश की जो पुलिस है, इस देश के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, अब ये उनकी भी ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो भारत सरकार के जो इलीगल और जो गलत इमोरल फैसले हैं, ऑर्डर्स हैं, उनको दरकिनार कर दे, उनको वॉयलेट कर दे। यानी कि अगर गवर्नमेंट इलीगल या इमोरल ऑर्डर्स देती है, तो आप भारत सरकार की बात ना माने। ये क्योंकि गांधीयन नेता थे, बड़े चोटी के नेता थे, इनको शायद 1946 याद आ गया होगा। 1946 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ये वो टाइम है जब हमारे देश में आर्म्ड फोर्सेस ने ब्रिटिश का साथ देने को मना कर दिया था, आजाद हिंद फौज के इंसिडेंट के बाद। तो उस टाइम पर ब्रिटेन ने बिल्कुल फैसला कर लिया कि अब वो भारत से चले जाएंगे। जब फोर्सेस आपके हाथ में ना रहे, तो फिर आपकी जो शील्ड है वो खत्म हो जाती है। तो जब जयप्रकाश ने ये बात बोली कि हाँ जी, जो आर्मी है, जो पुलिस है और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उनको भी सरकार का साथ देना छोड़ देना चाहिए, तो इंदिरा गांधी ने इसी चीज का पॉइंट बनाया। और उन्होंने कहा कि एक आदमी तो ऐसा है जो हमारे देश की जो गवर्नेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, आर्मी है, उसको ये बोल रहा है कि सरकार की बात ना सुनो, तो इमरजेंसी लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो लेकिन भारत में जो पॉलिटिकल मूड था, वो बुरे तरीके से कांग्रेस के अगेंस्ट हो चुका था। इतना कांग्रेस के खिलाफ कभी भी भारत के लोगों का मूड नहीं हुआ था, जो इस टाइम पर कांग्रेस के खिलाफ हो चुका था। गवर्नमेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, और आर्टिकल 352 जो है उसको इन्वोक कर दिया। गवर्नमेंट ने क्या किया? आर्टिकल 352 इन्वोक किया। यहाँ एक छोटी सी बात सुन लीजिए। भारत में आर्टिकल 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी के बारे में है। वो किसके बारे में है?
नेशनल इमरजेंसी के बारे में है। इसके अलावा भारत में आर्टिकल 356 भी होता है, 356, ये स्टेट इमरजेंसी के बारे में होता है। ये स्टेट इमरजेंसी के बारे में होता है। एक और आर्टिकल भी होता है, आर्टिकल 360, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। इसकी तो आज तक हमारे को कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। फाइनेंशियल इमरजेंसी की आज तक हमें कभी जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि ऐसा माना जाता है कि 1991 और 2019-20 जब कोरोना काल आया, तब ये बात उठ रही थी कि शायद फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़े। पर प्रभु की दया, भगवान की दया से कभी भी हमारे देश को ऐसी जरूरत आन नहीं पड़ी। स्टेट इमरजेंसी का बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ है, हमने जगह जगह पर पढ़ा है। आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि नेहरू सरकार ने केरला के अंदर सरकार को गिरा दिया था, जो कम्युनिस्ट की पहली दुनिया में डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार बनी थी, नंबूरी पाद की, उसको गिराया था। आर्टिकल 356 का सबसे पहला मिसयूज वहां पर हुआ था, और उसके बाद तो झड़ी लग गई थी भारत के अंदर आर्टिकल 356 के मिसयूज की। बट ये वाला जो हमारा वीडियो है, ये डेडिकेटेड है नेशनल इमरजेंसी के लिए। नेशनल इमरजेंसी भी फर्दर दो प्रकार से है, एक है एक्सटर्नल, एक है एक्सटर्नल और एक है इंटरनल। ये जो एक्सटर्नल वाली है, ये होती है वॉर के लिए, के केस में, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में। जैसे कि 1962 के अंदर, 1971 के अंदर, जब भारत की लड़ाई चल रही थी चाइना के साथ, जब भारत की लड़ाई चल रही थी पाकिस्तान के साथ, या जब 1965 का भी वॉर इंडिया का चल रहा था, इन तीनों सिचुएशंस में ये एक्सटर्नल इमरजेंसी जो है वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड थी। ये एक्सटर्नल इमरजेंसी हमारे देश में जब भी युद्ध होता है तो लगाई जा सकती है। लेकिन इंटरनल इमरजेंसी उस टाइम पर दो कारणों से हो सकती थी, या तो आर्म्ड रिबेलियन हो जाए देश में, आर्म्ड रिबेलियन यानी कि लोग सरकार के खिलाफ हथियार उठा लें, या फिर इंटरनल डिस्टरबेंस हो जाए, या फिर इंटरनल डिस्टरबेंस हो जाए। अब ये जो इंटरनल डिस्टरबेंस है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। इंटरनल डिस्टरबेंस की कोई डेफिनेशन नहीं है। इंदिरा गांधी ने यही वाला पॉइंट पकड़ लिया। उन्होंने कहा इसकी तो कोई डेफिनेशन नहीं है, तो प्रधानमंत्री को जैसा लगेगा उसी को इंटरनल डिस्टरबेंस मान लिया जाएगा। और ऐसा कहते हुए उन्होंने इंटरनल डिस्टरबेंस के बेसिस पर भारत में इंटरनल इमरजेंसी का ऐलान करवा दिया। और इस तरीके से भारत में आर्टिकल 352 के तहत 1975 25 जून की रात को, 24 जून को फैसला आया, 25 जून को रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ जिसके अंदर ये बात कही गई, और 25 जून की रात को इंदिरा गांधी ने ये जो इंटरनल डिस्टरबेंस के बेसिस पर इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी की घोषणा करवा दी। यहां पर यह बताना जरूरी है कि जब इमरजेंसी खत्म हो गई और नई सरकार आई, उसने क्या किया, उसने इंटरनल डिस्टरबेंस के बेसिस पर इमरजेंसी को लगाना ये हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। तो यानी आज के भारत के संविधान के अंदर एक्सटर्नल इमरजेंसी वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन पर है, लेकिन इंटरनल इमरजेंसी केवल और केवल आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पर है। आज कोई भी प्रधानमंत्री भारत का इंटरनल डिस्टरबेंस के बेसिस पर इंटरनल इमरजेंसी, इंटरनल नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकता। तो हाई आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया, आर्टिकल 352 को इन्वोक किया गया। कब की बात है ये? 25 जून 1975 को गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया। प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद। श्री फखरुद्दीन अली अहमद को इंदिरा गांधी ने फोन किया, ये जाके बोला कि ऐसा है प्रेसिडेंट साहब, ये रहा कागज, इस पे साइन करके दे दो, इमरजेंसी लगानी है हमने। ऐसा माना जाता है कि प्रेसिडेंट ने भी कोई सवाल जवाब नहीं किया। ये अपने आप में बड़ा विचित्र है, और सवाल ऐसे प्रेसिडेंट के ऊपर उठते रहेंगे कि आप इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के सबसे बड़े नेता थे, आपने उस टाइम पर कोई कदम क्यों नहीं लिया?
ऐसे टाइम में आप इंदिरा गांधी के सामने, प्रधानमंत्री के सामने क्यों झुक गए और आपने प्रेसिडेंट होते हुए भी इमरजेंसी के कागज पे आनन फानन के अंदर सिग्नेचर कर दिए? कोई बात नहीं थी, कोई लेना नहीं था तो कोई देना नहीं था। प्रधानमंत्री एक कागज लेकर आया जो हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़े कागजों में से एक है। एक ऐसा ऑर्डर लेके आया और आपने बिना देखे सोचे समझे आपने उसके ऊपर साइन कर दिए, कुछ सोचा नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म जो है हमारे इन प्रधानमंत्री का देखने को मिलता है। और इंदिरा गांधी ने अनाउंस किया पूरे देश के सामने, बड़ा फेमस कोट है। इंदिरा गांधी बोलती हैं रेडियो पर आकर कि राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। मित्रों, इससे किसी भी प्रकार से आशंकित होने की या डरने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल सी बात है। बट ये नॉर्मल बात नहीं थी। ये नॉर्मल बात क्यों नहीं थी? आइए इस चीज को समझते हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि हमें इमरजेंसी इसलिए लगानी पड़ी क्योंकि ग्रेव क्राइसिस आ गया है, देश बहुत बड़े संकट में है, इसलिए हमने इमरजेंसी को लगाया। डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी विद इन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, ये बात सच है कि इमरजेंसी को लगाना गवर्नमेंट की पावर्स के अंदर आता है। बट क्या गवर्नमेंट को सच में इसे लगाना चाहिए था? ये एक क्वेश्चनेबल बात है। इमरजेंसी के बाद जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो बुरे तरीके से प्रभावित हो जाता है। अब ये फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है? भारत के अंदर एक प्रधानमंत्री होता है और एक चीफ मिनिस्टर होता है। प्रधानमंत्री जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को लीड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लीड करता है, और चीफ मिनिस्टर जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को लीड करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि भारत में टू गवर्नमेंट्स होती हैं जिनके आपस में रिलेशंस होते हैं जिससे ये देश चलता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन केंद्र के अंदर, यूनियन के अंदर यानी सेंटर के अंदर बीजेपी की सरकार है। और इन दोनों के बीच में जो रिलेशंस हैं, जो तनातनी है, वो चलती रहती है। दोनों में कन्फ्रंटेशन चलता रहता है, पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन चलता रहता है। इनका दायरा काम करने का अलग है, इनका दायरा काम करने का अलग है। ये जो दो सरकारें भारत में बनती है ना, अलग अलग लेवल पर, स्टेट के लेवल पर और सेंटर के लेवल पर, इनके बीच में जो आपस में रिलेशनशिप मेंटेन होता है उसी को बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। अब आप ये कहेंगे कि ये तो दुनिया के हर देश में होता होगा, बट ये सच्चाई नहीं है। ये दुनिया के हर देश में नहीं होता है। ज्यादातर छोटे कंट्रीज के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर नहीं होता है। जैसे कि यूके है, यूनाइटेड किंगडम, वहां पर फेडरल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट्स आ जाती हैं। भारत में भी लोकल गवर्नमेंट होती है, लेकिन हम फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर मोस्टली सेंटर और स्टेट को ही रेफर करते हैं कि यहाँ पर दो गवर्नमेंट्स हैं जिनके आपस में रिलेशंस जो हैं वो डिफाइंड हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के हिसाब से ये रिलेशंस आपस में डिवाइडेड हैं। लेकिन जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है या जब देश में स्टेट इमरजेंसी भी लगती है, इन दोनों परिस्थितियों के अंदर सारी की सारी पावर्स जो हैं, सारी पावर्स वो पीएम के पास चली जाती हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती हैं, वो यूनियन के पास आ जाती हैं, और स्टेट गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं रह जाता। तो फेडरल स्ट्रक्चर नेशनल इमरजेंसी के मामले में भी पूरे तरीके से खत्म हो जाता है, और जो राज्य सरकारें चल रही होती हैं उनका भी कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो फेडरल स्ट्रक्चर पूरे तरीके से सस्पेंड हो गया और सारी की सारी पावर्स यूनियन गवर्नमेंट के पास आ गई। गवर्नमेंट के पास एक और ताकत आ गई, वो अब भारत में फंडामेंटल राइट्स को भी वॉयलेट कर सकती थी, यानी फंडामेंटल राइट्स में भी वो चेंजेस कर सकती थी। और भारत सरकार ने ये भी करना शुरू किया, हम अभी पढ़ेंगे, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका भी हनन करना शुरू किया, उनको भी वॉयलेट करना शुरू किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। स्पेशल पावर्स ग्रांटेड टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास बहुत सारी स्पेशल पावर्स आ गई। और 25 जून को ये लगाई गई इमरजेंसी, और उसी रात को 12 बजे, न्यूज़पेपर कब छपते हैं? रात को 11-12 बजे के बाद न्यूज़पेपर छपना शुरू होता है। तो क्या किया भारत सरकार ने?
भारत सरकार ने सारे के सारे न्यूज़पेपर्स की, सारे मेजर न्यूज़पेपर्स की बिजली काट दी कि ये अखबार ना छाप सके, ये देश दुनिया को बता ना सके कि हमने क्या किया है। हम खुद बताएंगे कि हमने क्या किया है। कहीं ये गलत खबर ना फैलाएं, कहीं लोगों को असलियत ना पता चल जाए, कहीं लोगों को ये ना पता चल जाए कि सरकार ने क्या धांधली करी है, क्या काम किया है। उसी तरीके से ऑपोजिशन लीडर्स जो हैं, जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स थे, रात को पुलिस उनके घर गई। 25 जून की रात को पुलिस ने धरपकड़ करनी शुरू की। सोते हुए जयप्रकाश नारायण को उठाया और बहुत सारे नेताओं को सोते हुए उठाया और कहा कि चलिए जी नेताजी, हो गया आपका बहुत, अब चलिए हमारे साथ, बाकी जेल में कटेगी आपकी जिंदगी। तो जेपी साहब को अरेस्ट किया गया, वाजपेयी साहब को अरेस्ट किया गया और जितने भी ऑपोजिशन के लीडर्स थे सबको उठाकर पुलिस ने जेल में डाल दिया। ये जो कैबिनेट थी ना, इंदिरा गांधी की कैबिनेट, जो क्लोज के मंत्री थे, उनको भी 26 जून को सुबह 6 बजे पता लगा कि देश में इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। ज्यादातर तो कैबिनेट वाले पढ़े लिखे भी नहीं होते। कईयों ने तो पूछा भाई होती क्या चीज है ये। ना देश को पता था, ना दुनिया को पता था, ना मंत्री परिषद को पता था, ना किसी चीफ मिनिस्टर को पता था, ना ज्यादा जजेस को पता था। कोई जानता ही नहीं था कि इमरजेंसी क्या होती है। केवल इंदिरा गांधी की सरकार ने लगा दी थी। पता तो बाद में चला कि आखिर किस मर्ज का नाम है ये इमरजेंसी। तो देश भर में जितने एजिटेशंस थे वो सारे रुक गए। रुके नहीं, रोक दिए गए। लठ चलाए गए, डंडे चलाए गए, जहां भी प्रोटेस्ट होता था लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया। स्ट्राइक्स, किसी भी प्रकार की हड़ताल करना, इसको बैन कर दिया गया था और ऑपोजिशन को जेल में डाल दिया गया था। देश की सिचुएशन बहुत ज्यादा टेंस हो चुकी थी, बड़ी विकट स्थिति हो चुकी थी देश के अंदर। पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन अपने पीक पर था, लेकिन लोग कुछ बोल नहीं पा रहे थे। क्योंकि अगर आप कुछ बोलेंगे, कुछ कहना चाहेंगे देश के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ या सरकार के खिलाफ, तो इनको तीन चीजों को, देश के खिलाफ बोलना और सरकार के खिलाफ बोलना, इसको एक ही माना जाएगा और आपको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा, जबकि आप देश की भलाई के लिए बात कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके ऊपर ये हो जाएगा। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है सस्पेंड कर देगी, प्रेस जो है उसकी फ्रीडम खत्म कर देगी। प्रेस सेंसरशिप कहते हैं इसको। प्रेस सेंसरशिप का मतलब, अगर अखबार में कोई भी लेख छपेगा या कोई भी न्यूज प्रेजेंट की जाएगी दूरदर्शन के ऊपर, तो वो सरकार की परमिशन से ही हो सकती है। जिस खबर को सरकार चाहेगी कि लोगों तक ना पहुंचाए, उस खबर को सरकार रोक सकती थी। और अगर कोई न्यूज़पेपर उस खबर को फिर भी छापेगा तो न्यूज़पेपर को हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। ऐसा अंग्रेजों के टाइम में होता था। प्रेस सेंसरशिप, आजाद भारत में आर्टिकल 19(1) ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ताकत थी हमारे न्यूज़पेपर्स की। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है जहां पर आपने देखा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को खत्म किया गया, हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को खत्म कर दिया गया, और न्यूज़पेपर्स के एडिटर्स को जेल में डाल दिया, और न्यूज़पेपर्स की बिजली काट दी, और न्यूज़पेपर्स को कहा कि आप हमसे पूछ कर ही छापेंगे। इनफैक्ट उस टाइम पर हमारे देश में जो दूरदर्शन होता था, वो उसके जो मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, उनका नाम था श्री इंद्र कुमार गुजराल, जो बाद में हमारे प्रधानमंत्री भी रहे थे। तो कहीं बातों में सुना है कि संजय गांधी ने उनको कहा कि ऐसा है साहब, शाम की जो न्यूज़ है ना, पूछ के छापना, क्या छपेगा। तो इंद्र कुमार गुजराल ने भी ऐसे ही कड़क स्वर में बोला कि मैं नहीं पूछता, है दूरदर्शन का ये काम नहीं है कि तुम जैसों से पूछ के न्यूज़ छापे। जो न्यूज़ है वो अपने टाइम पर, सही न्यूज़ जो है वो छापी जाएगी, वही पढ़ी जाएगी। तो विद इन फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों के अंदर ही, इंद्र कुमार गुजराल कम्युनिकेशन मिनिस्टर नहीं थे। उनकी जगह पपेट कम्युनिकेशन मिनिस्टर जो है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, उसको अपॉइंट किया गया, कैबिनेट में जगह दी गई, ताकि न्यूज में वही दिखाया जा सके जो सरकार चाहती है। गवर्नमेंट ने इसके अलावा आरएसएस और जमाते इस्लामी जैसे कई संगठनों को बैन कर दिया। गवर्नमेंट का ये कहना था कि ये सोशल और कॉमुनल डिसहार्मनी फैलाते हैं, ये हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा करते हैं और डिसहार्मनी फैलाने की कोशिश करते हैं, इसलिए इन संस्थाओं को बैन कर दिया गया था।
और आर्टिकल 32 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। सरकार ने उसके ऊपर भी बैन कर दिया था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है हबियस कॉर्पस। आपने अगर सुना हो या आपने एक रिसेंटली मूवी आई थी केसरी टू अक्षय कुमार की, जिसके अंदर अक्षय कुमार एक लॉयर बनता है और उसके अंदर वो दिखाया जाता है कि किस तरीके से जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के बाद सारा सच जो है देश के सामने लाया गया था। जलियांवाला बाग क्यों हुआ था, किस चीज के प्रोटेस्ट में हुआ था? जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई थी रॉलेट एक्ट के विरोध में। रॉलेट एक्ट क्या कहता था? रॉलेट एक्ट 1918 में जो भारत सरकार, जो ब्रिटिश सरकार भारत में लेकर आई थी, वो ये कहती थी कि किसी भी व्यक्ति को बगैर किसी चार्जेस के, बगैर किसी कारण, अगर सरकार का मन करेगा तो उठा के जेल में डाल देगी। ये था रॉलेट एक्ट, जिसके खिलाफ देश की जनता इकट्ठी हुई और वही प्रोटेस्ट जो है वो जलियांवाला बाग में भी चल रहा था, जहां इतने मासूम, हजारों मासूमों की जान गई। वही एक्ट, रॉलेट एक्ट नहीं बट वैसा ही एक एक्ट इमरजेंसी के दौरान हमारे देश की सरकार फिर से लेकर आई। आर्टिकल 32 ऑफ फंडामेंटल राइट्स पूरे तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया। और एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। अगर पुलिस आपको गलत तरीके से अरेस्ट कर लेती है तो आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं। पुलिस 24 घंटे में आपको मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाएगी। ये अधिकार आपको भारत के संविधान के 22वें अनुच्छेद के अंदर, आर्टिकल 22 के अंदर आपको ये मिलते हैं। लेकिन उन्हीं अधिकारों के अंदर एक टर्म है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अगर सरकार को ये लगता है कि आपने कोई क्राइम किया नहीं है लेकिन आप कोई क्राइम करने वाले हो, तो भी भारत की सरकार आपको अरेस्ट कर सकती है। ये प्रोविजन कंट्रोवर्शियल है। दुनिया के ज्यादातर डेमोक्रेसीज में ऐसा कोई प्रोविजन एग्जिस्ट नहीं करता जहां आपने क्राइम नहीं किया लेकिन अंदेशा है सरकार को कि आप क्राइम कर सकते हो, तब भी आपको जेल में डाला जा सकता है। इस प्रोविजन को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड तो किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव यूज इसका इंदिरा गांधी ने उस टाइम पर किया जब प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून को बहुत ज्यादा मिसयूज किया गया और केवल एप्रीहेंशन के बेसिस पर बड़े बड़े नेताओं को, लोगों को अरेस्ट करके जेल में ठूसना शुरू किया। जहां पर जरा सा भी शक होता था कि ये व्यक्ति भारत सरकार के खिलाफ काम कर रहा है, उसको उठाकर जेल में डाल दिया जाता था। ये काम वहां पर शुरू हुआ। हबियस कॉर्पस को पूरे तरीके से सस्पेंड कर दिया गया। हबियस कॉर्पस का क्या मतलब है कि अगर आपको अरेस्ट किया गया है तो आपके कुछ अधिकार हैं। उन अधिकारों में ये भी एक अधिकार है कि आपको विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने, कोर्ट में आपको पेश किया जाएगा। इस अधिकार को पूरे तरीके से खत्म कर दिया। जिसका मन किया उसको उठाकर जेल में डाल दिया और जब तक मन किया तब तक उसको जेल में रखा। इस तरह की चीजें इमरजेंसी के दौरान शुरू हो गई थी। बहुत सारे लोगों ने केस फाइल किए हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि जी ये क्या मजाक चल रहा है। और बहुत सारी हाई कोर्ट ने और ऐसा भी बहुत सारे मामले में हुआ था कि गवर्नमेंट ने कहा कि हमें कोई कारण बताने की भी जरूरत नहीं है कि हमने तुमको क्यों अरेस्ट करा है। मान लो किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, उसने पूछा कि मेरे को अरेस्ट क्यों किया गया है, तो भारत सरकार का कहना था कि हमें जरूरी नहीं है कि हम आपको बताएं कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है। तो इस चक्कर के अंदर बहुत सारे लोगों ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस फाइल किए। बहुत सारी हाई कोर्ट्स ने उन लोगों का समर्थन किया, उन लोगों को सही बोला कि हाँ आप सही कर रहे हैं, और देश की सरकार को बोला कि आप गलत कर रही हैं, आप इन लोगों को छोड़िए, इनके अधिकार इनको वापस दीजिए। लेकिन सरकार ने उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ा। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 1976 के अंदर सरकार का साथ दिया और ये कहा कि सरकार के पास ये अधिकार है कि वो इन लोगों को बगैर किसी रीजन के जेल में रख सकती है। ऐसा माना जाता है कि अप्रैल 1976 में सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, ये भारत की जुडिशरी का सबसे काला दिन माना जाता है। आज भी उस चर्चा की, उस विषय की, उस डिसीजन की, उस वर्डिक्ट की, उस जजमेंट की
बहुत ज़्यादा भर्त्सना की जाती है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है और ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला था, ये सबसे बड़ा ऐसा फैसला था जिसने इमरजेंसी की आग में घी का काम किया। ऐसे फैसले का जितना भी ज़्यादा हो सके क्रिटिसिज्म उतना ही कम है। मोस्ट कंट्रोवर्शियल डिसीजन, मोस्ट कंट्रोवर्शियल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट इस फैसले को माना जाता है। लेकिन लोग, भारत की जनता ने अंग्रेजों को उखाड़ के फेंक दिया था। ये इंदिरा गांधी क्या चीज थी? लोग फिर भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, डिसेंट दिखा रहे थे। जो लोग अभी तक अरेस्ट नहीं हो पाए थे वो अंडरग्राउंड हो गए और उन्होंने वहां से प्रोटेस्ट करना शुरू किया। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन ऐसे अखबारों को कहा गया कि आप पूछकर खबर छापेंगे, और इन्होंने लेफ्ट ब्लैंक स्पेसेस, मतलब ये अखबार का ये हिस्सा खाली छोड़ दिया, यहां पर लिख दी, यहां पर लिख दी, सारे खबर छाप दी, ये वाला हिस्सा खाली छोड़ दिया। कोई पूछे कि ये हिस्सा खाली क्यों है? क्यों? क्योंकि सरकार ने यहाँ वाली खबर को छापने से मना किया है। इस तरीके से इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी जिम्मेदारियां, स्टेट्समैन जैसे अखबारों ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई। कुछ मैगजीन्स थी भारत में, सेमिनार और मेन स्ट्रीम, जिनके जिनको सेंसरशिप के अंदर जब सरकार ने इंक्लूड किया, तो इन मैगजीन्स ने भी सरकार के सामने झुकने से मना कर दिया। इन्होंने क्लोज डाउन कर दिया, इन्होंने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए, इन्होंने अपनी मैगजीन्स बंद कर दी। लेकिन भारत सरकार के सामने झुके नहीं। बहुत सारे जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिया गया, उनको क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट में राइटिंग्स लिखी थी। और जब अखबार वगैरह बंद हो गए तो वो लीफलेट्स, पैम्फलेट्स छाप के लोगों के घर फेंक रहे थे। रात को पुलिस गलियों में घूमा करती थी और कान लगाकर सुना करती थी कहीं प्रेस तो नहीं चल रही है। बड़ी मुश्किल से अंडरग्राउंड प्रेस चलानी पड़ती थी, क्योंकि पुलिस को आवाज आ जाती थी, छापा पड़ जाता था। अगर छापा पड़ गया और प्रेस चलती हुई मिल गई तो सबको उठा के जेल में डाल देती थी। ऐसे ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस देखने को मिले। बड़ी मुश्किल से कई लोग लिख 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 कर पैम्फलेट्स उनको प्रिंट करके छापते थे। उस टाइम पर फोटोकॉपी की टेक्नोलॉजीज नहीं होती थी, तो बड़ी मुश्किल से लीफलेट्स, पैम्फलेट्स लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई देश को जागृत करने के अंदर। बहुत बड़े बड़े राइटर्स थे, कन्नड़ राइटर थे, शिवराम कारंत, जिनको पद्म भूषण मिला हुआ था, और हिंदी राइटर थे फणीश्वर नाथ रेणु, जिनको पद्मश्री मिला हुआ था। इन्होंने सरकार को अपने अवार्ड वापस कर दिए। इन्होंने कहा कि ऐसी सरकार से हमें अवार्ड नहीं चाहिए जो सरकार लोगों की के राइट्स को इस तरीके से, लोगों के राइट्स की हत्या करती है। हमें ऐसी सरकार से अवार्ड नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे इंस्टांसेस बहुत कम देखने को मिले जहां पर लोगों ने अपने अवार्ड्स वापस किए हों। जहां तक पार्लियामेंट की बात है, पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बल्क चेंजेस किए। यहाँ सबसे बड़ा नाम आता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, भारत के इतिहास में ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये आया था 1976 में। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जिसमें इंदिरा गांधी ने अपनी मर्जी से बहुत सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस करे। इनमें से ज्यादातर चेंजेस इनमें से ज्यादातर चेंजेस चेंजेस अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, गलत थे, या फिर हम कहें एंटी डेमोक्रेटिक थे बहुत सारे। तो जब इंदिरा गांधी की सरकार चली गई, खत्म हो गई, चुनाव हार गई, तो बहुत सारे प्रोविजंस 42nd अमेंडमेंट के 43rd अमेंडमेंट में और 44th अमेंडमेंट में रिवर्स किए गए। क्या किए गए? रिवर्स किए गए। जैसे 42nd अमेंडमेंट में एक फैसला तो ये था कि जो 5 साल की लोकसभा की टर्म होती है या 5 साल की एमएलए की, लेजिस्लेटिव असेंबली की टर्म होती है, इसको बढ़ाकर 6 साल कर दिया जाएगा। इसको बढ़ाकर 6 साल कर दिया जाएगा। तो ये प्रोविजन भी बाद में कैंसल आउट कर दिया गया। आपको याद होगा, कोई ऐसा प्रोविजन भी है 42nd अमेंडमेंट में जो आज तक सस्टेन करता है? हाँ, एक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है 42nd अमेंडमेंट में जो इंट्रोड्यूस किया गया था, जो आज भी चल रहा है। वो है फंडामेंटल ड्यूटीज का। हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर
फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट नहीं था। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 42वें संशोधन के बाद इंट्रोड्यूस की गई। तो क्या क्या चेंजेस किए कॉन्स्टिट्यूशन में? सबसे बड़ा चेंज 42nd अमेंडमेंट का। कहां से कहानी शुरू हुई थी? कहानी शुरू हुई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने बोल दिया कि मैडम आप एमपी ही नहीं हो, पीएम क्या बनोगे? तो मैडम ने सबसे पहला फैसला यही लिया कि प्रधानमंत्री का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, इनमें जुडिशियल रिव्यू इनमें जुडिशियल रिव्यू नहीं फाइल किया जा सकता। अब ये जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है? हमारे देश में कोर्ट के पास ये ताकत है कि वो किसी फैसले के ऊपर संज्ञान लेकर उसके ऊपर चर्चा कर सकती है या डिसीजन दे सकती है। मतलब अगर भारत सरकार ने कोई काम किया, कोई फैसला लिया, कोई लॉ बनाया, कोई एक्ट बनाया, कोई पॉलिसी बनाई, तो क्या उस पॉलिसी के अगेंस्ट में कोर्ट में जाया जा सकता है? अगर जाया जा सकता है तो इसका मतलब है उसको उस वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा मैटर हो जिसमें ये कानून हो कि ये जो फैसला सरकार ने किया है इसके ऊपर केस फाइल नहीं किया जा सकता, चाहे ये कितना भी गलत हो, तो इसका मतलब ये है कि वो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बाहर है। तो उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री का चुनाव हो चुका है और प्रधानमंत्री चुना जा चुका है, प्रेसिडेंट चुना जा चुका है, तो अब आप कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते कि इस इलेक्शन को इनवैलिडेट किया जाए। दूसरी चीज, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर उन्होंने लेजिस्लेचर की टर्म्स को इंक्रीज कर दिया। लेजिस्लेचर की जो टर्म थी, जो 5 साल की थी, उसको 6 साल कर दिया। और एक और चीज कही कि अगर इमरजेंसी लगी हुई है तो चुनाव को 1 साल और डिले किया जा सकता है। यानी कि इंदिरा गांधी का क्या प्लान था? आखिरी चुनाव 1971 में हुए थे, तो एक्चुअली में चुनाव कब होने चाहिए थे? 1976 में। तो यहाँ पर जो 6 साल किया, तो इन्होंने इसको कर दिया 1977 में, और 1 साल इमरजेंसी का जोड़ दो तो ये चुनाव हो गए 1978 में। तो यानी कि 1971 के बाद जो अगले चुनाव होने चाहिए थे वो 1978 में होंगे। ऐसा इंदिरा गांधी ने पूरा प्लान बना लिया था। 7 साल बाद जो चुनाव 5 साल बाद होने चाहिए थे वो 7 साल बाद होंगे। तो यानी कि अब ये जो ब्रैकेट में मैंने चीजें लिखी हैं ये इसलिए लिखी हैं कि 42nd अमेंडमेंट में और जो चीजें थी वो यहाँ इंक्लूडेड है, लेकिन ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जुडिशियल रिव्यू पे अटैक किया गया, यानी जुडिशियल रिव्यू की जो पावर्स थी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, सुप्रीम कोर्ट वगैरह की, हाई कोर्ट्स वगैरह की, उसको कम किया गया। अमेंडमेंट्स जो हैं, यानी कि एक बात और है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर रहे हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की जाने वाली अमेंडमेंट ही अगर उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है तो वो अमेंडमेंट को भी कैंसिल किया जा सकता है। तो दूसरा फैसला सरकार ने क्या किया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज करे, कुछ भी चेंज करें, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। ये कौन से फैसले को पलटा? याद है आपको? पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप संविधान के किसी भी हिस्से को पलट सकते हो, बदल सकते हो, लेकिन अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा हुआ तो हम लोग उसको कैंसिल कर देंगे। लेकिन यहाँ पर मैडम का क्या कहना है कि आपकी आधी बात सच है, हम संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकते हैं। और जो दूसरी बात आपने कही ना कि अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हुआ तो ये हुआ वो हुआ, वो चीज कुछ भी सच नहीं है। मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे भी चेंज कर सकते हैं, और अगर हमने चेंज कर दिया तो प्रेसिडेंट भी उसके ऊपर आनाकानी नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर मैंडेटरी होगा, और सुप्रीम कोर्ट भी उसके ऊपर कोई केस फाइल एक्सेप्ट नहीं कर सकती, कोई केस नहीं सुन सकती। अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ पार्लियामेंट ने कर दी वो रहेगी, और दुनिया की कोई भी ताकत उसको बदल नहीं सकती है। तो इस वाली बात से जो हमारी जुडिशरी है उसकी पावर्स को काफी हद तक कम कर दिया गया। प्राइमेसी टू डीपीएसपी, ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत काम करते हुए सरकार की पावर्स बढ़ जाती हैं। फंडामेंटल राइट्स को जब हम देखते हैं तो सरकार की पावर्स कम हो जाती हैं।
तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में ये एक खेल चलता रहता है। तो सरकार हमेशा ये चाहती है कि डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रहे, लेकिन जुडिशरी ने बार-बार क्या कहा था कि फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी के ऊपर है। तो यहाँ पर सरकार ने कानून में ये डाल दिया कि डीपीएसपी जो है वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर माना जाएगा। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन एग्जीक्यूटिव एक्सेट्रा, यानी एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है? प्रधानमंत्री और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी सारी ताकत जो है वो सरकार के हाथ में कॉन्सेंट्रेट कर दी इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लेसन्स फ्रॉम इमरजेंसी। तो इमरजेंसी से हम लोगों ने क्या सीखा? इमरजेंसी के इस लेक्चर से हमने क्या सीखा? पहला है, इमरजेंसी ब्रॉट आउट बोथ वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ डेमोक्रेसी। इमरजेंसी से हमें अपने संविधान की वीकनेसेस, अपने देश की वीकनेसेस, अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बहुत सारी वीकनेसेस का पता चला। और इमरजेंसी से हमारे को अपनी स्ट्रेंथ का भी पता चला। हमारी स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ हमारी क्या है? हमारी स्ट्रेंथ है कि नॉर्मल डेमोक्रेसी को कोई हटा नहीं सकता। अब दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, चाहे इंदिरा गांधी आ जाए, चाहे अंग्रेज वापस फिर से आ जाए, कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि हमारी डेमोक्रेसी को वो हर्ट कर दे, लेकिन हमारी नॉर्मल डेमोक्रेसी बहुत जल्दी वापस आ जाएगी। शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत थोड़े समय के अंदर, जैसे ही इमरजेंसी को हटाया गया, बहुत थोड़े समय के अंदर हमारी डेमोक्रेसी जो है हमें वापस मिल गई। हमने इंदिरा गांधी को पूरे तरीके से दरकिनार कर दिया। एक पावरफुल लेडी को हमने एक चुनाव के बाद, एक छोटे से चुनाव के बाद हमने उसको पूरे तरीके से साइडलाइन कर दिया। एक लेसन बहुत क्लियर था कि डेमोक्रेसी इंडिया में परमानेंट है। चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री आ जाए, अब वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट केवल क्या है? हमारे देश की डेमोक्रेसी। नाउ इंटरनल इमरजेंसी कैन ओनली बी इम्प्लीमेंटेड ऑन आर्म्ड रिबेलियन, हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। 1975 की इमरजेंसी इंटरनल डिस्टरबेंस के बेसिस पर आई थी, लेकिन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के तहत इंटरनल डिस्टरबेंस वाले क्लॉज को काट दिया गया है। अब इंटरनल इमरजेंसी केवल आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पर ही हो सकती है। और उसमें भी जैसे पहले केवल मैडम गांधी गई थी फखरुद्दीन अली अहमद प्रेसिडेंट के पास और उनसे साइन करवा लाई थी, अब ऐसा नहीं होगा। जब तक कि कैबिनेट, भारत सरकार की जो कैबिनेट है वो रिटर्न में लिखकर नहीं देगी, तब तक प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी इम्पोज नहीं कर सकता। इमरजेंसी मेड एवरीवन अवेयर ऑफ लिबर्टीज। लिबर्टीज हमारे हकों के बारे में हमारे को तब पता चला। बहुत टाइम हो गया था आजादी मिले हुए, लोग अपने हक को, अपने राइट्स को की वैल्यू करना छोड़ चुके थे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ऑक्सीजन की वैल्यू आपको तभी समझ में आएगी अगर थोड़ी देर के लिए आप नाक बंद कर ले, अपना नाक और मुंह थोड़ी देर के लिए बंद कर लीजिए, तभी आपको ऑक्सीजन की वैल्यू समझ में आएगी। जो चीजें हमें फ्रीक्वेंटली मिलती हैं, हमारे को उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो जैसे ही हमारी लिबर्टीज, हमारी डेमोक्रेसी को खत्म किया गया, उसको खतरे में डाला गया, इमीडिएटली लोगों को समझ में आ गया कि ये कितना गलत हुआ हम लोगों के साथ। और इसीलिए लोगों को लिबर्टीज की, फ्रीडम की, इक्वालिटी की वैल्यू एकदम से समझ में आई। कोर्ट्स हैव नाउ टेकन एक्टिव रोल इन प्रोटेक्टिंग सिटीजंस। वो जो गलती सुप्रीम कोर्ट ने की थी, उसके बाद वैसी गलतियां बहुत कम देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स अब जो है पूरे तरीके से, सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स अब पूरे तरीके से लोगों के फेवर में काम करती हैं, लोगों के लिए काम करती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम करती हैं। अब वो सरकार के अंडर के प्रेशर में आकर गलत फैसले बहुत कम देती हैं। कोर्ट्स फेल्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान यही कोर्ट्स बहुत बुरे तरीके से फेल हो गई थी। मैनी सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव कम अप। इमरजेंसी के बाद से बहुत सारी पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी सामने आई, देखने में आई, जो अब लोगों के हकों के लिए लड़ती हैं, लगातार केसेस फाइल करती हैं। मैनी इश्यूज वर हाईलाइटेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान बहुत सारे केसेस, बहुत सारे कारण, इश्यूज हम लोगों को समझ में आए। कौन कौन से इश्यूज
हमारे को समझ में आए वो हम अभी देखेंगे। एक सबसे बड़ा इशू ये है कि पॉलिटिकल प्रोटेस्ट और डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग के बीच में कुछ तो भी बैलेंस रखना जरूरी है। क्या केवल प्रोटेस्ट ही करते रहोगे, सरकार को काम करने का मौका दोगे या नहीं? सरकार काम कर रही है, ऑयल शॉक्स हुआ, यूएस की एड खत्म हो गई, इतने सारे वॉर्स इंडिया ने लड़ी, ग्रीन रेवोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया, इतना कुछ हिंदुस्तान ने किया था। अगर इकोनॉमिक फ्रंट पर प्रॉब्लम्स थी तो गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी तो काम किया जा सकता था। प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत थी? ये मेरा व्यू पॉइंट नहीं है, ये केवल एक थॉट प्रोसेस है कि हम अगर सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो किस लेवल तक क्रिटिसाइज करें। डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग में और प्रोटेस्ट्स के बीच में, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के बीच में क्या कोई बैलेंस पॉसिबल है? क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि लोग मिलकर देश को प्रॉब्लम से बाहर निकाले, या हमेशा यही है कि लोग सरकार को तंग करें, सरकार लोगों को तंग करें और उसी से हम लोग सॉल्यूशन निकालें? तो कुछ ना कुछ बैलेंस होना बहुत जरूरी है इस चीज के लिए कि लोगों का प्रोटेस्ट कहाँ तक चलेगा और गवर्नमेंट की डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग कैसी होगी। क्या लिमिट्स हैं प्रोटेस्टिंग की? क्या एक्सेसिव प्रोटेस्टिंग डेमोक्रेटिक फंक्शंस के साथ इंटरफेयर करती है? आपके पिताजी आपके भले के लिए कोई फैसला लेना चाहते हैं, लेकिन आपको उनका हर फैसला नामंजूर है। तो ऐसे में पिताजी काम कैसे कर पाएंगे? ये भी एक सोच है, ये भी एक थॉट प्रोसेस है कि हम किस तरीके से प्रोटेस्ट करें। क्या हर चीज के लिए गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? ये सब बातें जो है डिस्कशन का केंद्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ एक फोटोज मैंने आपकी बुक में से ली हैं। ठीक है। आपातकाल, और कई नेता गिरफ्तार, वर्क मोर टॉक लेस, ठीक है ना, इस तरह की क्रांतिकारी नियम बनाए, और मिसेस गांधी, और बाद में जो चुनाव हुए उसके अंदर इंदिरा गांधी जो है वो डिफीट हो गई। हमारा जो अगला वीडियो आएगा उसके अंदर हम 1977 के इलेक्शंस को कवर करेंगे जिसमें इंदिरा गांधी बुरे तरीके से हार जाती हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही खबरें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी, स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड। तो इस तरीके से, और यहाँ पर एक बहुत एक एडवर्टाइजमेंट आया था टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी मॉन्ड बाय हिज वाइफ ट्रुथ, सन लिबर्टी एंड डॉटर्स फेथ होप एंड जस्टिस। ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो न्यूज़पेपर्स में देखने को मिले। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है प्रेसिडेंट के ऊपर, सबसे पहला क्वेश्चन मार्क प्रेसिडेंट। शुड द प्रेसिडेंट हैव डिक्लेयर्ड इमरजेंसी विदाउट एनी रिकमेंडेशंस फ्रॉम द कैबिनेट? क्या प्रेसिडेंट साहब ने ठीक काम किया? इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरा क्वेश्चन मार्क है सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी आसानी से चीजों को जाने दिया। ये नहीं होना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा और बेटर तरीके से काम करने की जरूरत थी। सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा अपनी वैल्यू को समझने की जरूरत थी, और ये देखने की जरूरत थी कि क्या कोई वो गलत काम तो नहीं कर रही है। यहाँ पर एक और चीज है, बिग ऑफिशियल्स, इंटेलेक्चुअल्स, सोशल लीडर्स, सिटीजन्स, बहुत सारे ऐसे सिटीजन्स थे, सोशल लीडर्स थे, ऑफिसर्स थे जो इमरजेंसी को सही ठहरा रहे थे, जो ये कह रहे थे कि हाँ इतना डिसिप्लिन होना चाहिए। बट आज इतने साल के बाद हम लोग ये जानते हैं कि ये चीज गलत है। कई बार क्या होता है कि जो ओवर इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वो गलत चीजों को डिसिप्लिन के नाम पर जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसे अंग्रेजों के टाइम में भी बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स ऐसे हुआ करते थे जो ये कहते थे कि जो अंग्रेज कर रहे हैं वो ठीक है, इसी से देश डेवलप्ड होगा। तो ऐसी मेंटेलिटी से हम लोगों को थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। तो लेसन्स फ्रॉम इमरजेंसी के अंदर हमारा लास्ट टॉपिक आता है, वो है रोल ऑफ पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे देश की जो पुलिस है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये रूल बेस्ड है। ये क्या है? ये रूल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, इनके लिए रूल्स ऑलरेडी डिफाइंड हैं। अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी ठीक तरीके से काम नहीं करेंगी और केवल सरकार के लिए कमिटेड होकर काम करेंगी और सरकार की गलत चीजों को भी जस्टिफाई करती रहेंगी, तो देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो खराब हो सकता है। और ये हमने इमरजेंसी के अंदर देखा कि किस तरीके से पुलिस ने और देश की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, देश की जो कार्यपालिका है, उसने किस तरीके से हमारे देश की सरकार जो गलत काम कर रही थी उसका साथ दिया। दीज इंस्टीट्यूशंस डू नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये बिल्कुल भी लोगों के फेवर में काम नहीं करते हैं।
ये पूरे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिक्स के पीछे लग के काम करते हैं। तो इनको पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाया गया, ऐसा शाह कमीशन का कहना है। अब ये शाह कमीशन क्या है? जब 1977 के चुनाव हुए, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, उसके अंदर इंदिरा गांधी की डिफीट हो जाती है। इंदिरा गांधी वो इलेक्शंस हार जाती है। तो जो ऑपोजिशन की सरकार बनती है, जो ऑपोजिशन रूलिंग पार्टी बनकर आती है, वो एक कमीशन बनाती है जिसका नाम होता है शाह कमीशन। और शाह कमीशन जो है इमरजेंसी के ऊपर इंक्वायरी करता है कि इमरजेंसी के अंदर सरकार ने कौन कौन से गलत काम किए। और शाह कमीशन जो है उन सारी चीजों, यानी इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने जो जो इमरजेंसी के दौरान किया, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कमीशन बनाती है जिसका नाम होता है शाह कमीशन। और शाह कमीशन का ये कहना होता है कि ये जो पुलिस है और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये पूरे तरीके से इंदिरा गांधी की जो इमरजेंसी है उसको सपोर्ट कर रहा था और ये चीज गलत है। तो उनका ये कहना है कि ये जो पुलिस है और एडमिनिस्ट्रेशन है, ये तब भी थी और आज भी है, वल्नरेबल है पॉलिटिकल प्रेशर के चलते। जो अधिकारी हैं वो अपनी मर्जी चला नहीं सकते हैं। जो कुछ उनको ऊपर से आदेश आता है, जो कुछ सीएम पीएम मिनिस्टर्स वगैरह बोलते हैं, उन्हें वो मानना पड़ता है, फिर चाहे वो गलती क्यों ना हो। और ये वाली जो समस्या है ना, ये आज भी एग्जिस्ट करती है। आज भी जो ईमानदार पुलिस अधिकारी होते हैं, जो ईमानदार आईएएस होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, उनको दरकिनार कर दिया जाता है, उनका ट्रांसफर हो जाता है, उनको पनिशमेंट पोस्टिंग्स मिलती हैं। और जो सरकार के फेवर की बात करते हैं, फिर चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, उन लोगों को लगातार प्रमोशंस मिलती चली जाती हैं। तो ये जो समस्या है, ये आज भी एग्जिस्ट करती है और हमें कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। आने वाले वीडियोस में हम ऐसी प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा गहराई से डिस्कस करेंगे इन्हीं लेक्चर्स के अंदर। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। ये था हमारा डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी जो हमने अभी अभी पढ़ा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और हमें मोटिवेट कीजिएगा कि हम और ऐसे वीडियोस एजुकेशनल आपके लिए बना सकें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।